Hello everyone, welcome to Exams Ground. In this video, I am going to solve CUT PG Physics 2025 क्वेश्चन पेपर एंड कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। ऑलरेडी 2017 से 24 तक के PYQ सोल्यूशन वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं एग्जाम्स ग्राउंड 26। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए जो लोग भी एग्जाम दे रहे हैं CUT का, तो अंत तक बने रहिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू साइन थीटा दिया हुआ था, r मिसिंग किया हुआ था तो मिस्टेक था, इसलिए मैंने इसको सर्कल कर दिया है। पूछा हुआ लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड को मैच करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y है एंड जैकोबियन दिया हुआ है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों को यूज करते हुए आप लिख पाओगे स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डेरिवेटिव ले लीजिएगा, यहाँ से वैल्यूज मिल जाएंगी। और जैकोबियन इस तरह पर डिफाइन किया था, डिटरमिनेंट ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विथ आर एंड थीटा वेरिएबल ऑफ फर्स्ट एक्स जो वेरिएबल लगेगा इसका, फिर इस तरह वाई का डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा। डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, आर मिल जाएगा। अब इसका रिवर्स कर देंगे तो जैकोबियन ऑफ आर थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई मिल जाता है 1/r। मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। व्हेन इन अ स्मॉल पॉन्ड अ पर्सन इन rowboat throws an anchor overboard, what happens to the water level? Option से goes down, goes up, first goes up and then goes down, remains same. The boat now displaces less water. अब जो पहले तो एंकर भारी था तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर रहा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अब आपने उसको हटा दिया तो अब लेस वाटर डिस्प्लेस करेगा क्योंकि उसका जो वेट है वो कम हो चुका है। एंड द संक एंकर डिस्प्लेसेस इवन लेस दैन बिफोर। अब तो एंकर तो भारी था, डूब गया था, तो वो भी क्या कर रहा है, वो तो और भी कम डिस्प्लेस करेगा। तो ओवरऑल जो वाटर होगा वो कम डिस्प्लेस होने वाला है, कॉजिंग द ओवरऑल पाउंड वाटर लेवल टू फॉल। ठीक है, जब डिस्प्लेस कम कर रहा है तो नाव थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा और जो लेवल रहेगा वो क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो गोज डाउन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 3, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ फास्ट मूविंग फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए आइंस्टीन इक्वेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर आइंस्टीन इक्वेशन आप देख सकते थे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होता है। तो ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा ये रिलेट करेगा जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा उससे रिलेट करने वाला है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर EVS कर दीजिए, VS आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होने वाला है। एंड अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन, इस पर डिपेंड करने वाला है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा गया है। तो द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज कंसिडर्ड नेगेटिव। ये नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा, तो आप जो स्टेटमेंट फर्स्ट है करेक्ट है। देयर इज ओनली वन ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी करेक्ट होने वाला है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एवरी लिक्विड राइजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर, ये भी करेक्ट होने वाला है। तो ए बी सी करेक्ट होंगे। लेटेंट हीट कैन नॉट बिकम जीरो, लेटेंट हीट कैन बिकम जीरो एट क्रिटिकल पॉइंट वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन फेजेस डिसअपियर्स। तो डी इज इनकरेक्ट। गिवन आंसर्स हो जाएंगे ए बी एंड सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r कैरीज अ टोटल चार्ज q, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस r ग्रेटर देन कैपिटल R है फ्रॉम द सेंटर, तो KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, यहाँ पर आयोटा यूज किया हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट। तो आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली जो पावर्स हैं आप 4 से पावर को डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा उसको इनके अकॉर्डिंग आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 7, बिरला जोन इज। तो बिरला जोन क्या होगा, स्टेटमेंट दिया हुआ है विग्नर सीड्स सेल ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, ये करेक्ट होगा। विग्नर सीड्स सेल क्या होते हैं, प्रिमिटिव सेल होते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो जो बिरला जोन होने वाला है वो प्रिमिटिव यूनिट सेल ही है। द लोकस ऑफ ऑल के वैल्यूज इन द रेसिप्रोकल लैटिस विच आर ब्रैग रिफ्लेक्टेड।
तो ब्रेक रिफ्लेक्टेड प्लेन्स होते हैं जो बाउंड्रीज रहेंगे ब्रिलवा जोन के, ठीक है, तो ये भी करेक्ट होने वाला है। विग्नर सीड सेल ऑफ डायरेक्ट लैटिस, तो देखिए अगर डायरेक्ट लैटिस में अगर हम लोग विग्नर सीड सेल लेंगे तो प्रिमिटिव तो होगा लेकिन वो ब्रिलवा जोन नहीं रहेगा। ब्रिलवा जोन के लिए रेसिप्रोकल स्पेस का प्रिमिटिव सेल हम लोग वहाँ पर लेते हैं, वो भी कैसा, विग्नर सीड सेल लेते हैं। विग्नर सीड सेल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई भी रेफरेंस लैटिस पॉइंट से नेबरिंग लैटिस पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। जो कनेक्टिंग लाइन्स रहेगा, ड्रा द बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर एक स्मॉल रीजन बाउंड करेगा, उसी को बोलते हैं फर्स्ट ब्रिलवा जोन। तो देखिए दो डिफरेंट लैटिस था, ये आपका ब्रिलवा जोन बन गया था इस तरह से। आप वन डायमेंशन में ऐसे भी देखते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट था, तो जो स्मॉलेस्ट जो लैटिस वेक्टर रहेगा रेसिप्रोकल में 2 पाई बाई ए रहेगा, उसका हाफ करना रहेगा, तो पाई बाई ए इस साइड आ जाएगा, इस साइड -2 पाई बाई ए रहेगा, इसका भी बाइसेक्टर कीजिए परपेंडिकुलर, तो -पाई बाई ए टू पाई बाई ए फर्स्ट ब्रिलवा जोन हो जाएगा वन डायमेंशन के केस के लिए। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग इट इज लैम्डा डिवाइड बाई डेल्टा लैम्डा इक्वल टू n इंटू m। n टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑन द ग्रेटिंग एंड m इज ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो ऑप्शन बी, ए, बी, सी करेक्ट होने वाले हैं। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ लाइन्स रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग, कैपिटल N यहाँ पर लिखा हुआ है। इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टोटल विड्थ ऑफ द ग्रेटिंग, अगर आप विड्थ बढ़ाओगे तो अकॉर्डिंगली आपका जो n है वो भी बढ़ जाएगा, इसलिए ये भी इंक्रीज करेगा। इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम इज इन एक्लोन ग्रेटिंग, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम इज, तो एक इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन बी स्टेटमेंट ए, बी, सी करेक्ट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड कोन अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस इज, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस 3mr² डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं ये यहाँ पर लिखा गया है, और इनके अलावा दो इंपॉर्टेंट थ्योरम भी होते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इनको भी आप याद रख सकते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर इज E। द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट इनसाइड द कंडक्टर क्या होगा, अगर मेटल है या कंडक्टर है तो चार्ज अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करके सरफेस पे आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 होने वाला है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ चार्ज कंडक्टर इज 0 इनसाइड एंड इट वेरीज एज 1 डिवाइड बाई r² बियॉन्ड द सरफेस। फर्मियान हैव स्पिन वैल्यू इक्वल टू, तो जो फर्मियान रहेगा इसके लिए स्पिन क्या रहेंगे 1/2, 3/2, 5/2, हाफ इंटीजर मल्टीपल रहेंगे, एंड अगर बोसान है तो इनके स्पिन 0, 1, 2 इंटीजर मल्टीपल होते हैं। फर्मियान्स ओबे फर्मी डिराक स्टैटिक्स एंड द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रिक्वायरिंग हाफ इंटीजर स्पिन, तो इसमें से देखिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है वही करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन 12, द SI यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज, compressibility denoted as kappa or beta measures the relative volume change per unit pressure change, kappa equal to -1/v del v over del t। तो यहाँ से देखिए v और v वाला यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो 1/प्रेशर टर्म आने वाला है, तो 1/प्रेशर के लिए जो यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ऑप्शन सी करेक्ट है। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग कॉम्पटन शिफ्ट इक्वल कॉम्पटन वेवलेंथ इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज, the Compton scattering formula describes the wavelength shift of a photon colliding with free electron। तो Compton shift lambda prime minus lambda की वैल्यू यहाँ पर मेंशन है, h डिवाइड बाई me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c स्पीड ऑफ लाइट 1 माइनस कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू π/2 आ जाए तो जो शिफ्ट रहेगा किसके बराबर हो जाएगा, h डिवाइड बाई MEC, h डिवाइड बाई MEC को कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, अकॉर्डिंगली ये आपका आ जाएगा, तो π/2 होना चाहिए थीटा की वैल्यू, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और जो कॉम्पटन वेवलेंथ है इसकी वैल्यू होती है 0.0243 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन 14, अ 20 ग्राम ऑफ केन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर टू मेक 50 cc ऑफ सोल्यूशन। अ 20 cm लेंथ ऑफ ट्यूब फिल्ड विद दिस सोल्यूशन causes 53 डिग्री 30 मिनट ऑप्टिकल रोटेशन, व्हाट विल बी द स्पेसिफिक रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाई L इंटू सी। थीटा ऑब्जर्व रोटेशन इन डिग्रीज है, L पाथ लेंथ इन डेसीमीटर, C कंसंट्रेशन इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है 53.5 डिग्री आ जाएगा, ट्यूब लेंथ दिया हुआ है 2 डेसीमीटर, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 20 डिवाइड बाई 50 कर लीजिएगा 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं, इट इज़
थीटा डिवाइड बाई एल इंटू सी। आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 66.9 डिग्री। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज इन इनफाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ लेंथ l। द वेव फंक्शन इज सुपरपोज्ड स्टेट ऑफ फर्स्ट टू एनर्जी आइगन स्टेट्स गिवन बाई। साई की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ, सुपरपोजिशन ऑफ n इक्वल टू 1 स्टेट और n इक्वल टू 2, और ये नॉर्मलाइज्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, अनसर्टेनिटी है इन मोमेंटम, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी है एंड इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। तो रियल वेव फंक्शन होगा और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम होगा वो 0 आ जाएगा। आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते थे। एंड जो एनर्जी आइगन वैल्यू रहेगा nth के लिए वो n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml² हो सकता है, और यू कैन से दैट n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 2ml²। अगर हम लोग बात करें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, तो इनका प्रोबेबिलिटी लीजिए, करस्पॉन्डिंग स्टेट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी आइगन वैल्यू। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई E1 प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई E2। इनको सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगा 3h² डिवाइड बाई 8ml²। अब हम लोग को यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालना था, तो p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई p1², प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाई p2²। पोटेंशियल बॉक्स केस में ऐसा कर सकते हो। तो 2me1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/3 में, और 2me2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/3 में। अकॉर्डिंगली आपको p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू मालूम हो जाएगा। अनसर्टेनिटी इन डेल्टा p, जो वेरिएंस हैगा उसका स्क्वायर रूट कर लीजिए, p² का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस p एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा √3h/2l। और जो ये वैल्यू है फाइनाइट है, तो डेल्टा x 0 नहीं होना चाहिए। डेल्टा x का कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा, 0 तो नहीं होगा। स्टेटमेंट ए बी सी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 16, अरेंज द फॉलोइंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर यूज करना है। डायमंड का 4 होता है, सोडियम क्लोराइड में 6 होते हैं, सीजियम क्लोराइड में 8 होता है, और क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के लिए 12 होता है। अकॉर्डिंगली आप अरेंज कर लीजिएगा, ए बी सी डी स्टेटमेंट इस ऑर्डर में आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ट्रू कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट वेव्स आर। तो यहाँ पर अगर हमको गुड क्वालिटी का इंटरफ्रेंस रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए कोहेरेंट सोर्स, दे मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस फॉर स्टेबल फ्रिंजेस, waves must propagate along the same line at observation point to overlap effectively and produce interference. Equal amplitude is not strictly required, though it enhances contrast. तो इनके अकॉर्डिंग A, B, C, D चारों स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं। Two interfering source must be coherent. Two interfering waves must be propagated along the same line. Two interfering waves must have equal amplitude. If the interfering waves are polarized, they must be in same state of polarization. ऑप्शन सी करेक्ट होगा यहाँ पे। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, तो इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैथमेटिकल फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, अगर डेरिवेटिव जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव रहता है और वेरिएबल डिपेंडेंट वाला, इनका हायर पावर नहीं आना चाहिए, वाई और इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो ये लीनियर ही है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन बी करेक्ट होगा। A long straight wire carries a current of 10 ampere. The magnitude of magnetic field at a distance of 5 cm from the wire. फार्मूला यूज कर लीजिए, B = μ0I डिवाइड बाई 2 pi r। तो B की वैल्यू आ जाएगी 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 20, इफ द लोड रेजिस्टेंस डिक्रीजेज इन अ जीनर रेगुलेटर द सीरीज करेंट। तो in a series regulator, the series current is determined by the source voltage, the zener voltage, and the series resistance Vs minus Vz divided by Rs. The current remains constant as long as the zener is breakdown. अगर zener कहाँ पे ब्रेकडाउन में है, जो टोटल करंट जा रहा है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक। तो सेम होना चाहिए। ऑफिशियल की में ऑप्शन सी दिया था, जो कि गलत था, इसलिए मैं इसको सर्कल कर दिया हूँ। क्वेश्चन 21, for a system of particles, if the external net force acting on a system is 0, the system's center of mass is moving at a constant velocity. ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 22, the gas constant is, तो गैस कांस्टेंट R की वैल्यू क्या होगी, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इफ A = ग्रेडियंट फाई एंड फाई = xy + yz + zx,
देन द ट्रू स्टेटमेंट आर डाइवर्जेंस ऑफ ए। अच्छा, डाइवर्जेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये लाप्लासियन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो होने वाला है। जो स्टेटमेंट ए है वो भी करेक्ट होगा, तो बी इनकरेक्ट हो जाएगा। कर्ल ऑफ ए, ग्रेडियंट का अगर कर्ल लोगे वो भी जीरो होता है, तो सी स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो ए एंड सी आर करेक्ट हियर। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यहाँ पर फार्मूला लिखा गया है। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट जीरो होता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल जीरो होता है। इसको ओपन कैसे करना है, तो ये सब फार्मूले एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन 24, द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ log x प्लस आयोटा वाई क्या होने वाला है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दो टर्म आएंगे, इसको निकालने का तरीका यहाँ पर लिखा गया है। log x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू log z, यू कैन राइट log r एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसको ओपन करेंगे तो log r प्लस आयोटा थीटा आ जाएगा। जो r का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जो मैग्नीट्यूड लिखा गया r स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो log a हो जाएगा। एंड इमेजिनरी पार्ट, तो ये आपका आ जाएगा फेज। थीटा क्या होता है, फेज होता है। इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट का tan इनवर्स करना होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 25, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन एयर। अरेंज द फॉलोइंग कार्डिनल पॉइंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम सेकेंड लेंस। तो फर्स्ट आप इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लीजिए, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा इस फार्मूले से। फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट H1 रिलेटेड टू लेंस 1, इसका लोकेशन आप निकालोगे तो 2 सेंटीमीटर आ रहा है टू द राइट ऑफ लेंस 1। डिस्टेंस निकालना है फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट का लेंस 2 के रिस्पेक्ट में, तो दिस माइनस 4 कर लीजिए। इनके बीच का जो सेपरेशन हुआ 4 सेंटीमीटर था, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। फर्स्ट फोकल पॉइंट F1 इज F इक्वल टू 3 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ H1। जो है H1 था, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट था, उससे 3 सेंटीमीटर लेफ्ट आने वाला है फर्स्ट फोकल पॉइंट। दिस माइनस 3 कर दीजिए, यू विल गेट -1। अब इसका डिस्टेंस अगर निकालोगे लेंस 2 से तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट H2 पोजीशन रिलेटेड टू लेंस 2, ये फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है -d कैपिटल F डिवाइड बाई F1। सॉल्व इट, जो वैल्यू आ जाएगा -6 सेंटीमीटर। तो यह लेंस सेकेंड के रिस्पेक्ट में है, तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो सेकेंड नोडल पॉइंट रहेगा कोइंसाइड करेगा विथ H2 इन एयर कंडीशन, तो हम लोग इसको बोल देंगे कि नोडल पॉइंट का डिस्टेंस आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। एंड सेकेंड फोकल पॉइंट F2, ये क्या होगा, 3 सेंटीमीटर राइट होगा ऑफ H2। तो डिस्टेंस ऑफ F2 फ्रॉम लेंस 2, तो -6 + 3 कर लीजिए, यू विल गेट 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। अकॉर्डिंगली इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 26, फॉर अ फोर्स F टू बी कंजर्वेटिव द रिलेशंस टू बी सेटिस्फाइड आर। जो पार्शियल डेरिवेटिव रहेंगे ये सभी क्या होने वाले हैं, बराबर होंगे आपस में, तो 0 वैल्यू आ जाएगी। एक यहाँ पर कोई कंजर्वेटिव फील्ड लिखा गया है, इसके लिए कर्ल की वैल्यू 0 आएगी। आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई कंपोनेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह से बाकी की भी कर लीजिए। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई। एक लास्ट भी कर लीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड शुड बी इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बराबर होंगे। यहाँ पे वैल्यू नॉन जीरो लिखा हुआ इसलिए इनकरेक्ट होगा, ए बी सी करेक्ट होने वाले हैं। क्वेश्चन 27, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन के लिए ए डॉट बी कैप करना पड़ेगा। इस तरह से प्रोजेक्शन डिफाइन करते हैं। यह वेक्टर बी है, इसके अलावा अगर निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। एंड डिफाइंड होता है वेक्टर ए डॉट बी कैप, या वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। ये वैल्यू आ जाएगा 19/9, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल लीड टू एनॉमलस डिस्पर्सन। तो एनॉमलस डिस्पर्सन में ग्रुप वेलोसिटी ग्रेटर देन फेज वेलोसिटी हो जाएगा। एंड नॉर्मल डिस्पर्सन में Vg लेस देन Vp होने वाला है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पर लिस्ट 1 में कॉम्पटन इफेक्ट है, कलर्स इन थिन फिल्म, और इनका लिस्ट सेकेंड से मैच करना है कि कौन सा इफेक्ट है। कॉम्पटन इफेक्ट स्कैटरिंग हो गया, कलर्स इन फिल्म इंटरफ्रेंस की वजह से होता है, डबल रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, यहाँ पर देखिए ये पोलराइज हो जा रहा है। एंड ब्रैग्स इक्वेशन डिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंगली मैच करेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 30, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 सिंपल हार्मोनिक सिग्नल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेरियस फेज डिफरेंसेस इंटरेक्ट विथ ईच अदर। लीनियरली पोलराइज्ड कब होगा,
नो फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। द वाइब्रेशंस आर इन फेज फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन अलॉन्ग द रिजल्टेंट डायरेक्शन। सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन के लिए फेज डिफरेंस π/2 होना चाहिए और जो सुपरपोज कर रहे हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड होने चाहिए। राइट हैंडेड इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस फेज डिफरेंस स्मॉल पॉजिटिव डेल्टा लाइक π/4 प्रोड्यूसेस क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिकल रोटेशन हो गया। इस तरह लेफ्ट हैंडेड के लिए यहाँ पर फेज डिफरेंस 3π/4, यहाँ पर जो स्टेटमेंट में लिखा है इसके अकॉर्डिंग लार्जर डेल्टा लाइक 3/4 गिव्स काउंटर क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिकल रोटेशन। ऑप्शन अकॉर्डिंगली मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Question 31. If the torque remains constant while the angle changes, the work done is equal to. Work done is torque multiplied by the angular displacement, tau multiplied by theta. The product of torque and angular displacement, option C correct हो जाएगा। Question 32. Ravi and Swati are twins and they are being separated at a rate of 0.80 C. Ravi and Swati each send out a radio signal once a year while Ravi is away. How many signals does Ravi receive for a trip of 15 years? Due to relative motion, Ravi receives signals from the receding Swati at a reduced rate via the relativistic Doppler effect. The received period क्या हो जाएगा, TR, ठीक है, रवि के लिए लिखा गया, जो स्वाति का था TS स्क्वायर रूट 1 प्लस बीटा डिवाइड बाई 1 माइनस बीटा। बीटा की वैल्यू V/C है और जो V की वैल्यू था 0.80 टाइम्स C है। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। तो रवि के लिए 3 ईयर्स होने वाले हैं। तो रवि रिसीव सिग्नल्स एट 1 एवरी 3 ईयर्स। टोटल उसको 15 डिवाइड बाई 3 5 सिग्नल मिलने वाले हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 33, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड फॉर द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर येलो लाइट ऑफ सोडियम 589 नैनोमीटर। जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं आप उनसे मैच कर लीजिएगा, ठीक। तो जैसे डायमंड का 2.4 होता है, 1.3 होता है आइस का, वाटर का 1.33, आइस का 1.3 है, अकॉर्डिंगली मैच कर लीजिए। वैक्यूम का एयर का 1 होता है, ग्लास के लिए 1.5 होता है, तो मैच करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 34, डिग्री ऑफ डिजेनरेसी विल बी लार्ज व्हेन द टेम्परेचर इज लो एंड पार्टिकल डेंसिटी इज लार्ज। इस केस में क्या होगा कि वो क्लोज आएंगे, पास आएंगे, तो डिजेनरेसी क्या होगा, लार्ज रहेगा। As temperature decreases, the thermal de Broglie wavelength increases. When this wavelength becomes comparable to or larger than the spacing between particles, their wave function क्या करेंगे, overlap कर जाएंगे, leading to a highly degenerate state. If the density is very small, the particles remains far enough apart that their wave function do not overlap significantly. Non degenerate state में चला जाएगा, इसलिए density भी ज़्यादा होना चाहिए to get higher degeneracy. Option D is correct here. The molecular density of a gas is N and diameter of its molecule is D. The mean free path of molecule is, direct formula है, lambda equal to 1 divided by square root 2 pi D square N. Option C correct हो जाएगा। Question 36, if an electromagnetic wave is totally reflected, the radiation pressure in terms of average Poynting vector SAV is। perfect absorption में क्या हो जाएगा, SAV डिवाइड बाई C होगा, और टोटल रिफ्लेक्शन में इसका डबल कर लीजिएगा, तो ट्वाइस हो जाएगा 2SAV डिवाइड बाई C। रेडिएशन प्रेशर अराइजेज फ्रॉम मोमेंटम ट्रांसफर। इंसिडेंट पॉइंटिंग वेक्टर SAV डिलीवर्स मोमेंटम फ्लक्स SAV बाई C पर यूनिट एरिया। फॉर टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द रेडिएशन प्रेशर डबल्स कंपेयर टू परफेक्ट एब्जॉर्प्शन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। Question 37, as water flows from a faucet, stream of water becomes narrower as it descends. The guiding principle for this observation is primarily explained by the continuity equation in fluid dynamics, A1 V1 equal to A2 V2. As the water falls, gravity accelerates it, increasing its velocity. Velocity उसका increase कर जाएगा. To maintain a constant flow rate, the cross sectional area must decrease. अगर वेलोसिटी बढ़ गया तो E2 को डिक्रीज करना पड़ेगा, causing the stream to narrower. Option C is correct here. Question 38, the eigenvalues of matrix A are 1, -2 and 3. The eigenvalues of 3i minus 2a plus a square are. आइगन वैल्यू क्या करेगा, मैट्रिक्स इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पर आइगन वैल्यूज को 1 by 1 प्लेस कर दीजिए। अगर मैं यहाँ पर ये जो इसको एफ ए एज्यूम कर लेता हूँ, पॉलिनोमियल इन ए है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू आएगा इस मैट्रिक्स के लिए एफ लेमडा 1 लिख रहा हूँ,
3 × 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए 1 प्लेस कीजिए, -2 × आइगन वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस आइगन वैल्यू का स्क्वायर ये 2 आ जाएगा, 2 एक आइगन वैल्यू होगा अब दिस मैट्रिक्स f λ2। अब λ2 जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पर मैं -2 पुट करने वाला हूँ और i की जगह पे 1 पुट करूँगा। तो 3 × 1 एंड -2 × -2 का होल स्क्वायर तो 11 आ जाएगा। सिमिलरली अब मैं a की जगह पे 3 पुट करने वाला हूँ तो 6 मिल जाएगा। स्टेटमेंट a, b एंड d करेक्ट होने वाले हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। तो इस मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस तरह से होता है, आप सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन 39, अकॉर्डिंग टू द डुलॉन्ग एंड पेटिट लॉ द एटॉमिक हीट ऑफ एन एलिमेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये कांस्टेंट होने वाला है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, लो टेम्परेचर हो या हाई टेम्परेचर दोनों पर 3R रहेगा। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है और हाई टेम्परेचर पर कांस्टेंट होता है। डिवाई के अकॉर्डिंग लो टेम्परेचर पर TQ बिहेवियर रहेगा एंड हाई टेम्परेचर पे 3R कांस्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन 40, फॉर अ पर्टिकुलर इंटीग्रल मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। इसमें भी मिस्टेक दिया हुआ है। देखिए जो स्टेटमेंट कुछ मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया हुआ है, इसको मैंने करेक्टली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। पर्टिकुलर इंटीग्रल जैसे यहाँ पर निकालना है 1/d² - 1x² का, तो इसको क्या करेंगे, ये तो पॉलिनोमियल है यहाँ पे, तो इसको आपको ऊपर ले जाकर एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो हायर ऑर्डर के लिए तो x² 0 दे देगा, तो लोअर ऑर्डर वाला ही वैल्यू होने वाला है, तो -x² + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2x एक्स्ट्रा दिया हुआ था। अब सेकेंड क्या है, 1/d² + d + 1 cos x है। तो यहाँ पर अगर cos αx होता है तो हम लोग रिप्लेस करते हैं -α² से, तो यहाँ पर -1² रिप्लेस किया गया है d² को, और d एज इट इज रहेगा। cos x तो ये 1 कैंसिल हो गया तो 1/d आ जाएगा। तो cos x का जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका 1/d मतलब इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो sin x मिल जाएगा, तो सेकेंड मैच कर जाएगा। सी में यहाँ पर जो टर्म लिखा गया है d² - 1 का होल स्क्वायर e⁻x है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस टर्म। तो इसको पहले आप क्या कर सकते हैं, अब चूंकि यहाँ पर अगर 1 पुट करते हैं e⁻αx तो अल्फा प्लेस करना होता है एट प्लेस ऑफ d, तो वैल्यू 0 होती है। जब 0 हो रहा है ना तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डिनोमिनेटर जब डेरिवेटिव करेंगे तो न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई किया गया है और डेरिवेटिव ले लिया गया है। फिर से वैल्यूज पुट करेंगे, फिर से 0 बन रहा होगा तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, फिर से x ऊपर मल्टीप्लाई करके x² बन गया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगा। तो x² e² डिवाइड बाई 8 आएगा, इन्होंने 2 लिखा हुआ है तो ये भी गलत दिया हुआ था। लास्ट है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए, तो x e⁻x मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए इन्होंने, अच्छा यहाँ पर d³ होना चाहिए, d² लिखा हुआ था, d³ लेकर सॉल्व करेंगे। मैं करेक्टली अगर इनको यूज करूँ तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 41, a skater is using very low frictional roller blades. A friend throws a frisbee straight at her. In which case does the frisbee impart the greatest impulse to the skater? The impulse imparted to the skater is directly related to the change in momentum of the frisbee. A greater change in frisbee's momentum results in a greater impulse on the skater. तो greater impulse के लिए उसको फिर से वापस थ्रो कर देना पड़ेगा। She catches it and at once throws it back to her friend. Larger or greatest impulse देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 42, the place at which plane of vibration of Foucault's pendulum does not rotate at all is. तो इक्वेटर ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर रेट ऑफ रोटेशन दिया हुआ है, अकॉर्डिंगली पुट कर लीजिए। इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, फाई की वैल्यू 0 कर देंगे तो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो रोटेशनल रेट रहेगा वो आपका 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 43, इफ a = कर्ल ऑफ f देन सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर a फॉर एनी क्लोज सरफेस s इज। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से कन्वर्ट कर पाएंगे वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो एक डाइवर्जेंस ऑफ a आ जाएगा। अब कर्ल ऑफ f लिखा है, जब इसका डाइवर्जेंस लेंगे तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल इंटीग्रल वैनिश कर जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट 29.a बेस 16 फ्रॉम 4f.b बेस 16। तो फ्रैक्शनल पार्ट आप सॉल्व कर लीजिए, b16 - a16 ये सॉल्व किया गया है, एंड इंटीग्रल पार्ट यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 26.1 8 बेस 16। क्वेश्चन 45, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। लिस्ट फर्स्ट में क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाईपोलर ट्रांजिस्टर दिया गया है एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है। तो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर है। तो कॉमन बेस देखिए इसमें क्या होगा, वोल्टेज गेन बट नो करंट गेन। कॉमन एमिटर बोथ करंट एंड वोल्टेज गेन आपको मिलने वाला ठीक ठाक।
और कॉमन कलेक्टर में करंट गेन बट नो वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कॉमन बेस में हाई होने वाला है, लेकिन करंट गेन लेस देन 1 होगा। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखिए करंट गेन बीटा की वैल्यू IC/IB रहेगा। ये वैल्यू लार्ज होता है 20 to 1000 के बीच में रहेगा। वोल्टेज गेन हाई रहेगा, प्रोवाइड्स बोथ आइडियल फॉर एम्पलीफायर्स। कॉमन कलेक्टर, इसमें जो गामा होगा करंट गेन बीटा +1 तो मोर देन 1 होने वाला है। वोल्टेज गेन अप्रॉक्सीमेटली यूनिटी होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली मैच कर लीजिए, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 46, इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर इज। ये सेल है, ठीक है ना। तो सेल में क्या होगा, जो भी चार्ज रहेगा सरफेस पे रहेगा, इनसाइड तो नहीं रहेगा। तो गॉसियन सरफेस अगर आप ड्रॉ कर रहे हो स्मॉल r रेडियस का एक, तो चार्ज इनक्लोज नहीं रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 आपको देखने को मिलेगी। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻7 मीटर पर सेकेंड इज। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ h/p, h/ मास इंटू वेलोसिटी। आप वैल्यूज पुट कर लीजिए, ऑप्शन ए होगा 7.3 × 10⁻11 मीटर करेक्ट होगा। क्वेश्चन 48, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। यहाँ पर डिफरेंट फिनोमिना दिया गया है, टाइप्स ऑफ डिके इन रेडियो एक्टिविटी एंड रीजन फॉर स्टेबिलिटी, ये पूछा गया है। अल्फा डिके ऑकर्स इन हैवी न्यूक्लियाई, मास नंबर 208 से ज़्यादा होना चाहिए, ऑफन विथ Z greater than 82, वेयर Coulomb repulsion between excess protons overcomes strong force binding, emitting helium nucleus, alpha decay बोल रहे हैं, reduces size and proton count for stability। बीटा नेगेटिव डिके, न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई में होगा, टू मैनी न्यूट्रॉन्स वर्सेस प्रोटॉन। तो अंडरगोज न्यूट्रॉन डिके इंक्रीजिंग Z/1 टू बैलेंस न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। तो बीटा नेगेटिव डिके, न्यूक्लियस हैज़ टू मैनी न्यूट्रॉन्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। गामा डिके, एक्साइटेड न्यूक्लियस स्टेट्स आफ्टर अल्फा और बीटा डिके रिलीज एक्सेस एनर्जी एज हाई एनर्जी photons returning to ground state without changing N and Z। and positron emission, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, टू मैनी प्रोटॉन्स कंपेरिजन टू न्यूट्रॉन्स, तो यहाँ पर इमिट करेगा पॉजिट्रॉन। एंड डिक्रीजिंग Z/1 टू ऑप्टिमाइज न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो। अकॉर्डिंगली इनको मैच कर लीजिए। गामा डिके, न्यूक्लियस हैज एक्सेस एनर्जी इन एन एक्साइटेड स्टेट, तो डिके करके वो ग्राउंड स्टेट में आएगा। पॉजिट्रॉन इमिशन, न्यूक्लियस हैज टू मैनी प्रोटॉन्स रिलेटेड टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैच करने पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 49, अ सायरन ऑन अ टॉल पोल रेडिएट्स साउंड वेव्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर फ्रॉम द सायरन। The sound intensity is 0.250 watt per meter square. The intensity of sound at distance 75 meter from the siren is। यहाँ पर I1 R1 square equal to I2 R2 square। For a point source radiating uniformly, sound intensity follows the inverse square law, I proportional to 1/R square। Accordingly solve कर लीजिए, ऑप्शन बी 0.010 watt per meter square करेक्ट होगा। क्वेश्चन 50, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 + d2y/dx² होल पावर 2/3 इक्वल टू y d2y/dx²। ऑर्डर एंड डिग्री पूछा गया है एंड लिनियरिटी भी पूछा गया है। तो फ्रैक्शनल पावर को आपको रिमूव करना पड़ेगा, तो क्यूब कर देंगे। तो अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर एंड डिग्री डिसाइड करना है। तो ये देखिए क्यूब करने पे ए टर्म मिल जाएगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर 2 प्रेजेंट होगा, सेकेंड डेरिवेटिव, और इसका पावर क्यूब है। तो यह ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, डिग्री 3 हो जाएगा। और यह नॉन लीनियर होगा क्योंकि इनका पावर आ रहा है। 2 ऑर्डर हो गया, 3 डिग्री हो गया, और ये नॉन लीनियर इक्वेशन होने वाला है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 51, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज। Saturated vapor exists in equilibrium with its liquid phase at constant temperature and pressure. Partial condensation occurs होगा। Some vapor condenses to liquid, releasing latent heat. तो temperature actually decreases slightly to maintain phase equilibrium। one जो T रहेगा drops as P stays constant। तो हीट आप ऐड कर रहे हो, Q की वैल्यू पॉजिटिव है बट टेम्परेचर डिके कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 52, a parallel plate capacitor has a dielectric slab of thickness D and dielectric constant K inserted between the plates. The capacitance change compared to the vacuum case when no slab is inserted। तो वैक्यूम केस में देखिए C0 ऑप्सलॉन नॉट A/D रहेगा, D सेपरेशन हो जाएगा वहाँ पे। जब डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर देंगे तो K टाइम्स आ जाएगा, तो इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 53,
Displacement of a particle at any instant of time t is y equal to 5 sin 100 pi t plus 5. The frequency of oscillation of the particle is. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन यहाँ पर गिवन है और यह आपका जो स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसे कंपेयर कर लीजिए, ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 से, तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 100 पाई आ जाएगा। तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई, तो 50 हर्ट्ज आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 54, अ पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8.38480 इन टर्म्स ऑफ k कैपिटल Q एंड a इज। आप इनको अकॉर्डिंगली अरेंज कर लीजिए। आप देखेंगे 3a 4a एंड 0, यह एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। डिस्टेंस निकाल सकते हैं इनके बीच का, तो ये 3a है और ये 4a है, तो डिस्टेंस आ जाएगा 5a। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, तो के क्यू डिवाइड बाई 5a, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 55, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज कांस्टेंट, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द स्फीयर विल बी। तो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। इन ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंटीरियर विच रिक्वायर्स जीरो चार्ज डेंसिटी इनसाइड द कंडक्टर। तो जो ई की वैल्यू आएगी, जीरो होता है इनसाइड कंडक्टर और इनसाइड इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा, तो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 56, अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी साउंडेड विथ अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज produces 4 beats per second. If a small quantity of wax is fixed on first fork so that it produces 3 beats per second with tuning fork, what will be the frequency of first fork? बीट फ्रीक्वेंसी इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। नोन फोर्क में दिया गया है। F1 हमारे पास अननोन है, इनिशियल कंडीशन 4 बिट्स है, तो F1 का जो डिफरेंस आ जाएगा 256 से, वो क्या आ जाएगा 4 होने वाला है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, 256 प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, तो 260 हो सकता है या 252 हर्ट्ज हो सकता है। आफ्टर वैक्स तो जो F1 की वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए, और सुनाई क्या दे रहा है, 3 बिट्स सुनाई दे रहा है। तो केस फर्स्ट, अगर मैं 260 हर्ट्ज लेकर चलेगा, वैक्स मेक इट 259, डिक्रीज करने वाला है, तो 259 माइनस 256 3 बिट्स, ये आपको मैच कर जाएगा बिट्स डिक्रीजेज। अगर हम लोग F1 की वैल्यू 252 ले रहे हैं, वैक्स मेक्स इट, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल आप 251 ले सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, 5 बिट्स हो जाएगा, मतलब मोर देन 4 बिट्स आ जाएगा, तो जो कि पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लोडिंग विथ वैक्स लोअर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ लोडेड फोर्क, bit decreases, unknown fork had higher frequency originally, 256 plus 4 is equal to 260 hertz, option A correct हो जाएगा। क्वेश्चन 57, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट। तो लाइट के लिए डिफरेंट कंडीशंस दिया गया है। तो बोथ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट डिमॉन्स्ट्रेट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, फोटॉन्स को इंडिकेट करते हैं। तो स्टेटमेंट सी एंड डी ओनली करेक्ट होने वाला। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, कॉम्पटन इफेक्ट एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये करेक्ट होगा। यहाँ पर जो वेव नेचर है ये इनसे नहीं मिलेगा। वेव नेचर के लिए इंटरफ्रेंस एंड डिफ्रैक्शन फिनोमेना यूज होता है। क्वेश्चन 58, व्हेन लाइट रे रिफ्रैक्ट्स ऑन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट फॉलोज। तो इट फॉलोज मिनिमम टाइम। व्हेन अ लाइट रे रिफ्रैक्ट्स एट द इंटरफ्रेंस between two medium with different refractive indices, it follows Fermat's principle of least time. Question 59, the engine of a rocket in outer space from any planet is turned on. The rocket ejects burnt fuel at constant rate. In the first second of firing, it ejects 1 divided by 100 of its initial mass at relative speed of 2000 meter per second. The initial acceleration of the rocket is F इक्वल टू वी रिलेटिव, और यहाँ पर रेट ऑफ चेंज इन मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हो। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ए की वैल्यू F बाई एम नॉट आ जाएगा, और यहाँ से आप F की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो रॉकेट मास इजेक्ट कर रहा है 1/100 टाइम्स ऑफ एम नॉट इन 1 सेकेंड, तो dm बाई dt की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.01 एम नॉट हो जाएगा। विथ वी रिलेटिव यहाँ पर 2000 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो थर्स्ट जो F रहेगा इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 एम नॉट न्यूटन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइड बाई एम नॉट, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 60, अ 1500 kg कार ट्रेवलिंग ईस्ट विथ अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स एट एन intersection with a 2500 kg
when traveling north at speed of 20 meter per second. The direction of wreckage after the collision, assuming that the vehicles undergo a perfectly inelastic collision, is in perfectly inelastic collision vehicles stick together. दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, एक कंडीशंस यहाँ पर दिया हुआ है। इनिशियल मोमेंटम्स आप निकाल सकते हैं, इनका वेलोसिटी दिया हुआ था, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट इनिशियल मोमेंटम। तो आफ्टर जो होने वाला है फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, सेम ही होने वाला है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू तो 1.33 वैल्यू आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 53.13 डिग्री। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। एक्स और है, नैंड है, और है, एक्स नॉर है, और यहाँ पर इनका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो एक्स और का वैल्यू क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी, इनइक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं, यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। जब अनइक्वल रहेगा तो इसकी वैल्यू हाई आएगी 1, अब जब इक्वल रहेगा तो 0, तो 1 1 पे 0 आ गया, 0 0 इक्वल है तो 0 आ गया, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑपरेटर। नैंड ए एंड बी का बार कर लीजिए और ए प्लस बी कर लीजिए, एक्स नॉर, इसको इक्वालिटी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ए बी प्लस ए बार बी बार, जब 0 0 है तो 1 मिलेगा, जब डिफरेंट है 0 1 या 1 0 तो 0 मिल रहा है। अब फिर से अगर सेम इनपुट है 1 1 तो 1 मिल जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 62, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द कंडक्टर्स सरफेस इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो आप देख पाएंगे जस्ट सरफेस के आउटसाइड रहेगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप, नॉर्मल आउटवर्ड होता है, इनसाइड 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं कि हम लोग वहाँ पर ग्रेडियंट लेते हैं, तो ग्रेडियंट जो रहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फीयर जो है अगर उसका जो सरफेस है तो उसका नॉर्मल ही आएगा ग्रेडियंट वैल्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल होता है। क्वेश्चन 63, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नंबर्स दिए गए, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपको पुट करना था। बेस 2 है तो डेसिमल पॉइंट के जो राइट में रहेगा इस पर नेगेटिव पावर्स आपको पुट करने हैं बेस के ऊपर, और जो लेफ्ट में पॉजिटिव पावर्स पुट करने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड। तो ये वैल्यू 22.375 और ये बेस 10 है तो 32 ही रहेगा। 5f.8 बेस 16, तो 5 इंटू 16 पावर 1 प्लस f की वैल्यू 15 होती है, f की वैल्यू 15 रहेगी तो मल्टीप्लाइड बाय 16 पावर 0 कर लीजिए। अकॉर्डिंगली इनको भी सॉल्व कर लीजिए। 95.5 है तो f की वैल्यू 15 ही होता है, 15 आ जाएगा। तो असेंडिंग में रखना, सबसे छोटा कौन सा है तो d, फिर आपका a आ जाएगा 22 वाला है, एंड फिर b होगा 32 एंड लास्ट में c आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 64, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। और डिपेंडेंट रोज हैं या डिपेंडेंट कॉलम्स है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होंगी। स्वैपिंग टू रोज चेंजेस साइन, माइनस डिटर्मिनेंट हो जाता है। मल्टीप्लाई रो बाई के, तो डिटर्मिनेंट ए इंटू के, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई के, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट इंटू के पावर एन से मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, एंड सो ऑन। बाकी भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन द 3 डायमेंशनल बॉक्स ऑफ लेंथ एल दिया है और डिजेनरेसी ऑफ द स्टेट्स पूछा गया है। फॉर अ पार्टिकल इन 3D बॉक्स जो एनर्जी होने वाला है h² डिवाइड बाई 8ml² nx² प्लस ny² प्लस nz² हो जाएगा। तो जो एनर्जी है लाइक 14h² डिवाइड बाई 8ml², तो परम्यूटेशन कर लीजिए, 6 परम्यूटेशन यहाँ पर बनने वाले हैं। एंड इसी तरह से जो एनर्जी होगा 11h² डिवाइड बाई 8ml², तो 3 परम्यूटेशन यहाँ बन जाएंगे। और जो एनर्जी है 3h² डिवाइड बाई 8ml², तो यहाँ पर आपका एक ही परम्यूटेशन बनने वाला है, nx ny nz सभी 1 1 1 लेंगे तभी हो पाए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन 66, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज हैविंग द लार्जेस्ट पेनिट्रेशन पावर इज। जितना अधिक एनर्जी रहेगा उतना अधिक पेनिट्रेशन पावर होगा, तो 2 एंगस्ट्रॉम करेक्ट होने वाला है। जो एनर्जी रहेगा hc/λ होता है, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। क्वेश्चन 67, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी देन द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री केस में ऐसा देखने को मिलेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, यहाँ पर टर्म्स लिखा गया है, प्लस आता है, और माइनस के लिए यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाएगा। अगर 90 रहेगा तो दिस टर्म 0, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। π/2 ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 68, फॉर एन इवन फंक्शन द फोरियर कोफिशिएंट आर। तो अगर यह इवन फंक्शन रहेगा तो a0 की वैल्यू नॉन जीरो है, an की वैल्यू नॉन जीरो है, और जो bn वाले हैं, जो साइन वाले कोफिशिएंट है, वो 0 आ जाएंगे।
और 8 फंक्शन के लिए ए नॉट की वैल्यू 0 होती है, ए एन की वैल्यू 0 होती है, बी एन नॉन जीरो होता है। तो यहाँ पे इवन फंक्शन था तो ये टर्म्स फॉलो होने चाहिए थे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट डी। क्वेश्चन 69, द लैटिस कांस्टेंट ऑफ अ सिंपल क्यूबिक लैटिस हैविंग इंटरप्लेन स्पेसिंग 3 एंगस्ट्रॉम फॉर 0 0 2 प्लेन इज। इंटरप्लेन स्पेसिंग का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है, वैल्यूज पुट कर लीजिए, 6 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 70, द फर्स्ट मैक्सिमा फॉर ब्रैग्स डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय अ क्रिस्टल इज ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री व्हेन एक्स-रेज वेवलेंथ ऑफ 0.32 नैनोमीटर आर यूज्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इज। तो फार्मूला यूज कर लीजिए, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, डी की वैल्यू यहाँ पुट करना है, एन की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर है, लैम्डा की वैल्यू 0.32 नैनोमीटर दिया गया है, डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 30, साइन 30 पर 0.5 मिल जाएगा, तो डी की वैल्यू 0.32 नैनोमीटर आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 71, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स चेंजेज इनटू क्लासिकल स्टैटिक्स इफ जी आई डिवाइड बाई एन आई इज मच ग्रेटर देन 1 होगा। तो क्वांटम स्टैटिक्स reduces to classical Maxwell-Boltzmann statistics when the average number of particles per quantum state is much less than 1. Ni is less than Gi. This condition typically occurs at high temperature and low density, and lambda cube should be less than 1. Lambda is the thermal de Broglie wavelength. ठीक है, accordingly ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। क्वेश्चन 72, in a controlled current source with op-amp the circuit acts as। In an op-amp based controlled current source, the output current is determined by an input voltage and a sense resistor, making it a voltage controlled current source. तो voltage to current converter हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 73, the gravitational field at a point in space is। फोर्स पर यूनिट मास को ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं, F by m माइनस जी कैपिटल M डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप, ऑप्शन ए करेक्ट था, फोर्स पर यूनिट मास। Question 74, in the steady state of temperature, the flow of heat across the body depends upon its। In steady state heat conduction, the heat flow rate Q through body is given by Fourier's law, Q equal to minus K A dt over dx। तो डिपेंड करेगा थर्मल कंडक्टिविटी पे, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस इट्स अपोजिट फेसेस एंड थर्मल रेजिस्टिविटी। तो बी सी डी स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Question 75, in a semiconductor, intrinsic concentration of charge carriers varies with। In intrinsic semiconductor, the carrier concentration Ni given as square root Nc Nv and exponential minus Eg divided by 2 kT। Eg आपका बैंड गैप है, K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T टेम्परेचर होगा, Nc इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट कंडक्शन बैंड मिनिमा, Nv इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट वैलेंस बैंड मैक्सिमा। ये टर्म दिया गया है, तो जो एन आई रहेगा इट इज़ प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3/2। ये जो पावर टर्म आ रहा है ये इनकी वजह से आ रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोडेड हैं 2017 से लेकर 24 तक, डिटेल्ड सोल्यूशंस है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आपको कहीं भटकने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा, PYQs का आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा। टेलीग्राम आईडी है एग्जाम्स ग्राउंड 26, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं मुझसे। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।